हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2004 में आई फिल्म ओशियन 12 को। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पे मूवी 55% फ्रेश है और इस मूवी की मेटाक्रिटिक है 58%। सो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ओशियन 11 मूवी में 11 लोगों ने मिलकर एक कसिनो के मालिक से 400 करोड़ लूट लिए थे और ओशियन 12 उसी के आगे की कहानी है। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है रस्टी। रस्टी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड इजाबेल उसे बोलती है कि उन्हें एक चोरी का केस मिला है जिसमें उन्हें एक जूते का निशान मिला है जिसकी एड़ी घिसी हुई है। तभी रस्टी अपना जूता देखता है जिसकी एड़ी भी घिसी होती है, मतलब रस्टी ने ही वो चोरी की है। फिर इजाबेल बोलती है कि उन्हें वहाँ चोर का एक बाल भी मिला है जिससे उन्हें चोर के DNA सैंपल और बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी। असल में इजाबेल एक पुलिस इंस्पेक्टर है। इसके बाद रस्टी कहता है कि वो नहाने जा रहा है और वो बाथरूम का डोर बंद करके वहाँ से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक बैंक के ऑफिस में जहाँ डैनी नाम का एक आदमी अकाउंट ओपन करवाने आया होता है। इसके बाद डैनी एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है पर तभी उसे उसकी वाइफ टेस का कॉल आता है। टेस बोलती है कि जिसका हमें डर था वो आफत आ गई है। असल में टेस के घर पर बेनेडिक्ट आता है। ये वही है जिसके कसिनो से ओशियन 11 में 400 करोड़ की चोरी की थी और वो टेस से डैनी के बारे में पूछता है। तब टेस बोलती है कि तुम उन्हें कभी भी पकड़ नहीं पाओगे। इस पर बेनेडिक्ट बोलता है कि वो अकेला ही नहीं है जिसे ओशियन 11 की तलाश है, मतलब बेनेडिक्ट के साथ कोई और भी मिला हुआ है। इसके बाद हम रस्टी को देखते हैं जो कि अपने होटल में होता है। असल में चोरी के पैसों से रस्टी ने एक होटल बनाया होता है। तभी उसे बेनेडिक्ट का कॉल आता है। रस्टी बात करते हुए अपनी कार के पास जा रहा होता है कि तभी उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है, मतलब ओशियन 11 बेनेडिक्ट से भाग नहीं सकते। नेक्स्ट सीन में ओशियन 11 रीयूनिट होती है और यहाँ हम ओशियन 11 के सभी मेंबर्स के नाम देख लेते हैं। रस्टी, बैशर, फ्रैंक, डैनी, वर्जिल, टर्क, लाइनस, सॉल, रूबिन, डेल और येन। वहाँ सब बताते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से का काफी सारा पैसा खर्च कर दिया है। यहाँ रूबिन बोलता है कि उसने अपने पैसे शेयर बाजार में लगा के काफी मुनाफा कमाया है जिससे वो अपना हिस्सा भर सकता है। तभी सॉल बोलता है कि वो अब बूढ़ा हो गया है इसलिए वो कोई पैसा नहीं देगा और सॉल वहां से चला जाता है। तब रूबिन बोलता है कि सॉल का हिस्सा भी वो भर देगा पर अभी भी उनके पास बहुत सारे पैसे कम होते हैं और बेनेडिक्ट ने उन्हें सारा पैसा सूद समेत चुकाने के लिए सिर्फ 2 हफ्तों का टाइम दिया था। डैनी कहता है कि हमें कोई बड़ा काम चाहिए पर वो अमेरिका में चोरी नहीं कर सकते। तभी रस्टी कहता है कि वो सब एम्स्टर्डम जा रहे हैं। इस बात पर फ्रैंक रस्टी को देखता है तो रस्टी कहता है कि डैनी को मत बताना। यहाँ रस्टी किस बारे में बात कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। एम्स्टर्डम में वो जिस होटल में चेक इन करते हैं वहीं पर एक फुटबॉल टीम भी उनके साथ चेक इन करती है। नेक्स्ट सीन में रस्टी काफी दूर से इजाबेल को देख रहा होता है। यही बात रस्टी ने फ्रैंक से डैनी को बताने से मना की थी कि इजाबेल उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो एम्स्टर्डम में ही रहती है क्योंकि इजाबेल एक पुलिस इंस्पेक्टर होती है। नेक्स्ट सीन में रस्टी, डैनी और लायनस मित्सुई से मिलते हैं जहां वो उन्हें एक काम देता है और भरोसा दिलाता है कि इसके बाद वो उन्हें इससे भी बड़ा काम देगा। उन्हें एक चोरी का काम मिलता है जिसमें उन्हें एक सरफिरे अमीरजादे के घर से एक बहुत ही पुराना कीमती ईस्ट इंडिया कंपनी का साइन किया हुआ दस्तावेज चुराना होता है। पर उस आदमी के घर में फुल सिक्योरिटी होती है और वो 10 साल से अपने घर से बाहर भी नहीं निकला होता है। इसके घर के बाहर 5 कैमरा, छत पर 2 कैमरा, टाइटेनियम का सुरक्षा कवच, छत पर वेट सेंसर और भी बहुत सारे सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। रस्टी बोलता है कि उसके घर के हर कोने में सेंसर्स लगे हैं तो अगर किसी भी चीज को छुआ तो अलार्म तुरंत बज जाएगा। अब इतनी हाई सिक्योरिटी वाले घर में ये चोरी करेंगे कैसे? डैनी कहता है कि मित्सुई ने हमें कंप्यूटर का मास्टर कोड दे दिया है पर मित्सुई को ये कोड कैसे मिला इसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में बैशर अपना कैमरा लेके घर के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर बैठकर घर को एनालाइज करता है और वो रस्टी को बताता है कि वो सिर्फ दूसरी मंजिल की खिड़की से ही अंदर जा सकते हैं पर वो खिड़की निशाने से 3 इंच नीचे है। नेक्स्ट सीन में रस्टी और डैनी कहीं जा रहे होते हैं। तब रस्टी डैनी को
एक निगल नाम के आदमी के बारे में बताता है जो कि एक 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा होता है। वहाँ चलते चलते रस्टी को एक आइडिया आता है और वो फोन पर अपनी टीम को बोलता है कि एक चोर शोमैन भी पहले ऐसा कर चुका है और अब ये आइडिया क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम उस सरफरे आदमी के घर के सामने एक बोट को देखते हैं और यहाँ हमें रस्टी का आइडिया पता चलता है। असल में निशाना नीचे होने की वजह से रस्टी ने घर के नीचे जैक लगा के पूरा घर ही 6 इंच ऊपर उठा दिया। इधर बैशर अपना निशाना लगाने के लिए तैयार होता है और उसके गन को ट्रिगर करते ही सीन कट हो जाता है। अब हम इजाबेल को एक हॉल में देखते हैं। अब वो एक डिटेक्टिव बन गई है। वो बोलती है कि दुनिया का सबसे महान चोर है गैस्पर लामार्क और लामार्क की बराबरी बस एक ही चोर कर पाया है जिसका नाम है नाइट फॉक्स। उसकी पहचान है कि वो लोमड़ी की मूर्ति हमेशा अपनी चोरी के बाद छोड़ जाता है। इसके बाद इजाबेल उसी चोरी की जगह पर जाती है। इजाबेल बोलती है कि उनके पास कोड था क्योंकि सिस्टम के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है और वो एक लॉक के पास जाती है जहां वो विंडो और डोर को देखकर बोलती है कि निशाना सामने वाली बिल्डिंग से लगाया गया है। इजाबेल चोरी के तरीके इतनी आसानी से कैसे समझ लेती है इसका पता भी हमें आगे चलेगा। तभी मूवी इजाबेल के फ्लैशबैक में जाती है जहां जब वो और रस्टी साथ में थे तब उसने रस्टी को शोमैन चोर के बारे में बताया था। अब प्रेजेंट में इजाबेल समझ जाती है कि ये चोरी रस्टी नहीं की है और वो बोलती है कि घर की नींव चेक करो, वो कुछ इंच ऊपर उठी होगी। अब हम व्यूअर्स को वो चोरी दिखाई जाती है जहां बैशर ने तीर उस डोर पर मारा था और फिर उस तीर में लगे रोप के जरिए उसने एक डिवाइस भेजा जो कि लॉक में जाकर चिपक गया और वहां से उसने फिंगरप्रिंट सेंस करके पासवर्ड पता लगा लिया। इसके बाद वो उस दस्तावेज के सेफ तक जाते हैं पर वहां उन्हें दस्तावेज नहीं बल्कि एक फॉक्स की मूर्ति मिलती है और एक रिकॉर्डर मिलता है। मतलब नाइट फॉक्स ने उनके आने से पहले ही वहां पर चोरी कर ली होती है। फिर वो रिकॉर्डर को प्ले करते हैं और उसमें से एक आवाज आती है कि तुम सबको एम्स्टर्डम मैंने ही बुलाया है, मैंने ही मित्सुई को ये काम दिया था। मतलब कंप्यूटर कोड भी खुद नाइट फॉक्स ने ही दिया था। रस्टी बोलता है कि इसी ने बेनेडिक्ट को हमारी खबर दी है। तभी स्टोरी एक मंथ पीछे फ्लैशबैक में जाती है जहां बेनेडिक्ट को एक कॉल आता है। कॉलर बोलता है कि वो उसे ओशियन 11 का पता बताएगा पर बदले में उसे उन्हें पैसे वापस करने के लिए 2 हफ्तों का टाइम देना होगा और बेनेडिक्ट इस पर मान जाता है। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां इजाबेल कहती है कि यहाँ नाइट फॉक्स भी आया था। वो अपने साथ खड़े इंस्पेक्टर को बोलती है कि डैंकिन कैफे से मित्सुई को ले आओ। नेक्स्ट सीन में हम मित्सुई को देखते हैं जो कि कुछ बोल ही नहीं रहा होता है और पुलिस को लगता है कि वो कुछ नहीं बोलेगा पर तभी इजाबेल उससे जाके कुछ बोलती है और वो सब कुछ बोलने लगता है। इसके बाद पुलिस मित्सुई की मदद से फ्रैंक को अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में रस्टी सबके साथ एक रूम में होता है। तभी डोर पर इजाबेल आती है। रस्टी सबको छुपने को बोलता है पर इजाबेल डैनी और यन को देख लेती है। इसके बाद इजाबेल उसे रस्टी की वो फोटोज दिखाती है जिसमें वो उस पर नजर रख रहा होता है। रस्टी उन फोटोज को टेबल पर अपने मोबाइल के बगल में रख देता है। इजाबेल बोलती है कि पता लगाओ कि नाइट फॉक्स तुम लोगों से क्यों नाराज है और उससे माफी मांगो। नाइट फॉक्स फाइनली ओशियन 11 को उनके कॉम्पिटिटर का नाम पता चला। इसके बाद जाते जाते इजाबेल बोलती है कि उसने फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया है। इस पर रस्टी बोलता है कि किस जुर्म में। तो इजाबेल उसे बोलती है कि मौकाए वारदात पर मतलब दस्तावेज की चोरी वाले कांड में हमें फ्रैंक के जूतों के निशान मिले हैं और उसने नकली क्रेडिट कार्ड भी यूज किया है। उसके जाने के बाद सब रस्टी पर भड़कते हैं क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता होता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड इजाबेल एक डिटेक्टिव बन गई है। तभी वो पूछते हैं कि उसे चोरों के पैतरे कैसे आते हैं। तब रस्टी बोलता है कि उसके डैडी भी एक चोर थे पर जब इजाबेल 9 साल की थी तभी उसके डैडी की एक जेल में डेथ हो गई थी। फिर लायनेस कहता है कि उसने डैनी और येन को देख लिया है और अब उनकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में होगी और होटल के बाहर भी पुलिस आ जाएगी। तब रस्टी बोलता है कि कम से कम हमें उसका नाम तो पता चला, नाइट फॉक्स। एक कॉल करते ही हमें उसके बारे में सब पता चल जाएगा। और रस्टी टेबल के पास जाता है और तब उसे पता चलता है कि इजाबेल उन फोटोज के साथ उसका फोन भी ले गई है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। नेक्स्ट सीन में वो येन
को एक बैग में डालते हैं क्योंकि पुलिस को अभी तक यन की फोटोज मिल चुकी होंगी और होटल से चेकआउट करने के लिए वो फुटबॉल टीम के कपड़े पहनकर उनमें मिलकर चले जाते हैं। याद है ना, जब वो होटल में आए थे तब उनके साथ एक फुटबॉल टीम भी आई थी। नेक्स्ट सीन में वो एक स्टेशन पर खड़े होते हैं जहां डैनी फुटबॉल टीम के मैनेजर से बात कर रहा था। असल में यन जिस बैग में था वो बैग फुटबॉल टीम के पास चला जाता है, तो डैनी उसी बैग के बारे में पूछ रहा होता है। इसके बाद हम रस्टी और लाइनस को देखते हैं जहां लाइनस बोलता है कि टेस का चेहरा बिल्कुल उससे मिलता है ना। यहाँ इस बात का मतलब हमें आगे पता चलेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम नाइट फॉक्स को देखते हैं और पीछे से डैनी की आवाज आती है कि नाइट फॉक्स का रियल नेम तुलूर है, जो कि गैस्पर लमार्क का स्टूडेंट था। मतलब लमार्क ने ही तुलूर को ट्रेन किया था और उसने आज तक बहुत सारी चोरियां की हैं और आधी से ज्यादा का तो रिकॉर्ड भी नहीं है। तुलूर की धोखेबाजी का जवाब देने के लिए वो तुलूर के घर से 4 पेंटिंग्स चुरा लेते हैं, पर जब सुबह सुबह तुलूर ये देखता है तो वो ये देखकर हंसने लगता है। उसके हंसने का रीजन हमें मूवी में आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में डैनी तुलूर से मिलने जाता है, पर जिसका पता पुलिस को भी नहीं चला उसका पता डैनी को कैसे चल गया। डैनी तुलूर से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, आखिर उसकी कौन सी दुश्मनी है ओशियन 11 से। वहां तुलूर डैनी को बोलता है कि कुछ दिनों पहले वो लामार्क से मिलने गया था जहां एक अमेरिकन भी आया था और वो अमेरिकन ओशियन 11 की बहुत तारीफ कर रहा था और उसने डैनी को दुनिया का नंबर 1 चोर भी बोला और लामार्क ने भी इस बात में हाँ मिलाई। ये सुनकर नाइट फॉक्स का ईगो हर्ट हो जाता है और खुद को लामार्क के सामने बेहतर साबित करने के लिए ही वो ये सब कर रहा होता है। नाइट फॉक्स बोलता है कि ये जानने के लिए कि हम में से कौन बेहतर है, हम एक ही चीज को चुराने का कंपटीशन करते हैं। पर इस पर डैनी उसे मना करता है और ये बोलता है तुम्हारे लिए ये एक मनोरंजन होगा, पर यहाँ पर कुछ लोगों की जान पर बनी हुई है। और ये बोलकर डैनी वहां से जाने लगता है। इस पर नाइट फॉक्स उसे बोलता है कि अगर वो जीता तो बेनेडिक्ट का सारा कर्ज वो चुका देगा और गारंटी के लिए वो पैसा पहले ही लामार के पास जमा करा देगा। ये सुनकर डैनी इस चुनौती के लिए मान जाता है और बोलता है कि आखिर उन्हें चुराना क्या है। तब नाइट फॉक्स बोलता है कि उन्हें शाही खजाने का मशहूर अंडा चुराना है, जो कि आज सुबह ही पेरिस से रोम के लिए निकला है। जब सोमवार सुबह को वो म्यूजियम में रखा जाएगा तब तुम्हारे पास उसे चुराने के लिए 48 घंटे होंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम इजाबेल को देखते हैं जिसे रस्टी के फोन पर निगेल का कॉल आता है। निगेल वही है जिसके बारे में रस्टी और डैनी बात कर रहे थे। निगेल बोलता है कि जो चीज वो बना रहा है उसके वो दुगने पैसे लेगा। असल में इजाबेल फोन पर रस्टी की सेक्रेटरी बनकर बात करती है। नेक्स्ट सीन में इजाबेल कार में होती है और वो फोन पर अपने सीनियर को 1077 ऑर्डर साइन करने को बोलती है, पर उसका सीनियर मना कर देता है और उसका सीनियर बोलता है कि बिना ये जाने कि वो क्या चोरी करने जा रहे हैं ये ऑर्डर साइन नहीं कर सकते। तभी कॉल कट होते ही इजाबेल की नज़र एक होल्डिंग पर जाती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो गोल्डन एग को चोरी करने वाले हैं। पर गोल्डन एग को ही क्यों, इसका रीजन भी हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम येन को एक होटल रूम में देखते हैं जो कि बैग से बाहर आ चुका होता है। इसके बाद हम इजाबेल को देखते हैं जो कि अपने सीनियर को बोलती है कि वो गोल्डन एग को चुराएंगे क्योंकि इससे पहले सिर्फ लामार्क ने ही इस एग को चुराया था, पर उसकी वाइफ ने ये वापस कर दिया था। इसलिए खुद को साबित करने के लिए नाइट फॉक्स के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है। पर उसका सीनियर ये सारी बातें सुनकर भी उसे मना कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम निगेल को देखते हैं जो कि उस गोल्डन एग का होलोग्राम बनाकर लेकर आया होता है। वो रस्टी से उसकी डबल पेमेंट मांगता है, पर रस्टी बोलता है कि उसने तो पहले कम पेमेंट बोली थी। तब निगेल बताता है कि उसने कॉल पर रस्टी की सेक्रेटरी को बोला था कि वो डबल पेमेंट लेगा और तब उन सबको पता चलता है कि इजाबेल को सब कुछ पता चल गया है, पर अब वो अपने प्लान से पीछे नहीं हट सकते। इसके बाद रस्टी इजाबेल के होटल रूम में जाता है उससे अपना फ़ोन वापस लेने के लिए, पर इजाबेल उसे फ़ोन नहीं देती और उसे जाने को बोलती है और उसके जाते वक्त उसे बताती है कि उसे किसी सिमोन से मिलने जाना है 4 पेंटिंग चोरी के मामले में। रस्टी के जाने के बाद इजाबेल ऑर्डर 1077 पर अपने सीनियर की नकली साइन करती है और इसके बाद वो सिमोन से मिलने जाती है जो कि नाइट फॉक्स ही होता है, पर उसने अपना रूप बदला होता है। वहाँ नाइट फॉक्स उसे उन पेंटिंग्स के पास का सीसीटीवी फुटेज देता है। इसके बाद हम इजाबेल के घर में उसके लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज में
ओशियन 11 के कुछ मेंबर्स की फुटेज देखते हैं। इसीलिए नाइट फॉक्स अपनी पेंटिंग चोरी होने पर इतना हंस रहा था, क्योंकि उसे उन सब की फुटेज मिल गई थी जिसके थ्रू वो उन्हें फंसा सकता था। अब आता है चोरी वाला दिन। पर म्यूजियम में जाने से पहले ही पुलिस फोटोज की मदद से सबको पकड़ लेती है, पर बैशर, लाइनस और टर्क बच जाते हैं क्योंकि पुलिस के पास उनकी फोटोज नहीं होती। पर अब आधी से ज्यादा टीम जेल में है, तो अब चोरी कैसे होगी? तभी हमें नाइट फॉक्स का लैपटॉप दिखाते हैं जिसमें उस जगह की लाइव फुटेज चल रही होती है जहां वो सब प्लानिंग करते थे और जहां अभी बैशर, लाइनस और टर्क बैठे होते हैं। अब लाइनस एक प्लान बनाता है कि वो टेस को लेकर आएंगे, क्योंकि टेस की शक्ल एक मशहूर एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट से मिलती है। रियल में टेस का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस ही जूलिया रॉबर्ट होती है। वो जल्दी से टेस को रोम बुलाते हैं और उसे डैनी के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। रोम में आने के बाद वो टेस को अपनी सिचुएशन समझाते हैं और उसे अपने प्लान में शामिल होने के लिए बोलते हैं। पहले तो टेस मना करती है, पर फिर डैनी के लिए वो इस काम के लिए रेडी हो जाती है। उनका प्लान होता है कि टेस जूलिया बन के म्यूजियम में जाएगी और बाकी सब उसके गार्ड्स बन के, और जब टेस अंडे के पास होगी तभी वो अंडा चुरा लेंगे। इसके बाद लाइनस टेस को होटल रूम में लेकर जाता है जहां वो जूलिया रॉबर्ट बनने की तैयारी कर रही होती है। पर इससे पहले कि वो म्यूजियम के लिए निकले, उनके रूम में एक्टर ब्रूस वेन आ जाता है जो कि जूलिया से मिलने आया होता है। पर उसे जूलिया के बिहेवियर से कुछ शक होता है, तो वो जूलिया के मैनेजर को कॉल करता है। पर टेस उसका फोन उससे ले लेती है और सिग्नल का बहाना करके फोन कट कर देती है। तभी ब्रूस दूसरा फोन निकाल लेता है, पर तभी वहां सॉल आ जाता है और खुद को जूलिया का डॉक्टर बोलता है, और वो ये बोलकर बात संभाल लेता है कि प्रेग्नेंट लेडी के आसपास फोन नहीं यूज करना चाहिए। इसके बाद सब म्यूजियम में जाते हैं जहां टेस अंडे के पास जाती है, और तभी सॉल का इशारा करने पर वो चक्कर आने का नाटक करती है। इस पर वहां पर अफरा तफरी मच जाती है, और तभी लाइनस एग को चुरा लेता है और वहां पर होलोग्राम प्लेट रख देता है ताकि वहां पर एक नकली अंडे का होलोग्राम बन जाए। पर इजाबेल ने उन पर कैमरा से नजर रखी थी और वो सब समझ जाती है और वो सारे दरवाजे बंद करने का ऑर्डर दे देती है। दूसरी तरफ टेस और बाकी सब निकलने ही वाले होते हैं, पर तभी वहां पुलिस आ जाती है और वो भी पकड़े जाते हैं, और इस तरह से उनकी टीम के बचे हुए मेंबर भी उसी जेल में पहुंच जाते हैं। अब जेल के बाहर इजाबेल से मिलने FBI चीफ मॉली आती है बहुत सारी गाड़ियों के साथ। वो इजाबेल को बोलती है कि उसे अभी एम्स्टर्डम के लिए निकलना होगा, उस पर नकली साइन करने का आरोप है। इसके बाद मॉली जेल में जाती है जहां वो लाइनस को सबसे ज्यादा नर्वस देखकर उसे ही सबसे पहले पूछताछ के लिए बुलाती है। वहां उसे थोड़ा डराने के बाद मॉली उसे एक सरकारी गवाह बनने को बोलती है जिससे उसे बेल भी मिल जाएगी। लाइनस थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है। इसके बाद उन सबको अलग अलग गाड़ियों में जेल से बाहर लेकर जाने लगते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि मॉली असल में कोई FBI एजेंट नहीं है, बल्कि वो लाइनस की माँ होती है, और ये सारा भी उन्हीं के प्लान का एक हिस्सा होता है। इसके बाद रस्टी की गाड़ी एक दूसरी रोड पर जाने लगती है, तो इजाबेल अपने ड्राइवर को उसका पीछा करने को बोलती है। आगे जाकर रस्टी की कार एक प्राइवेट प्लेन के पास जाकर रुक जाती है, और इजाबेल का ड्राइवर भी उसे कार से उतारकर वहीं चला जाता है। तब रस्टी बोलता है कि इजाबेल के पिता जिंदा हैं और उसकी माँ ने उसके डैड को कसम खिलाई थी कि अगर वो अपनी बेटी के पास भी आए तो वो उन्हें पुलिस में दे देगी। और अब इजाबेल की माँ मर चुकी है और इजाबेल भी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो वापस गई तो उसके ऊपर धोखाधड़ी का केस होगा, और खुद को सही प्रूफ करने के लिए उसके पास कोई चोर भी नहीं है, क्योंकि उसने जितने भी लोगों को अरेस्ट किया था वो सारे तो बाहर निकल चुके हैं। ये सब सुनने के बाद इजाबेल रस्टी को बोलती है कि क्या वो जानता है कि उसके पिता कहाँ हैं। तो रस्टी बोलता है कि नहीं, पर वो एक आदमी को जानता है जो बता सकता है कि इजाबेल के पिता कहाँ हैं। इसके बाद इजाबेल रस्टी की बात मान लेती है और उस प्राइवेट प्लेन में बैठ जाती है। प्लेन के अंदर वो रस्टी को उसका फोन भी वापस कर देती है, और यहाँ कैमरा एक बैग पर फोकस करता है। इस बैग को आप याद रखिएगा। दूसरी तरफ फ्रैंक को भी जेल से छुड़ा लिया गया था, क्योंकि उसके ऊपर जो केसेस थे वो कोई बहुत बड़े केसेस तो नहीं थे। नेक्स्ट सीन में हम नाइट फॉक्स को देखते हैं जहां उसकी सर्वेंट उसे बताती है कि उससे मिलने कोई गेस्ट आए हैं। नाइट फॉक्स जब अपने घर के अंदर जाता है तो वहां डैनी और टेस को बैठा पाता है। वो आराम से अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हैं।
उन्हें देखकर तुलूर उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उन्हें कहीं जाकर छिपना चाहिए क्योंकि असल गोल्डन एग पहले ही नाइट फॉक्स चुरा चुका है। इस पर डैनी बोलता है कि कैसे। नाइट फॉक्स बोलता है कि उनके चोरी करने से एक रात पहले उसने म्यूजियम की छत से उतरकर बहुत ही आसानी से डांस करते हुए उन लेजर बीम्स को पार किया और असली अंडा पहले ही चुरा लिया, इसलिए वो ये चुनौती जीत चुका है। उसके चोरी करने के तरीके को सुनने के बाद डैनी कहता है कि तुम सच में सबसे शातिर चोर हो, पर अब मुझे देर हो रही है, तो तुम मुझे मेरे पैसे दे दो। इस पर नाइट फॉक्स हंसता है और कहता है कि शायद तुम समझे नहीं, मैं जीत गया हूँ और तुम हारे हो। पर यह सुनने के बाद भी डैनी के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते और तब नाइट फॉक्स को सब समझ में आ जाता है। मूवी में जब हम टीम ओशियन को एक स्टेशन पर देखते हैं जहां डैनी फुटबॉल टीम के मैनेजर से बात कर रहा होता है बैग के लिए, वो स्टेशन पेरिस का होता है जहां वो लामार्क से मिलते हैं। लामार्क उनसे बोलता है कि उसने जानबूझकर नाइट फॉक्स के सामने ओशियन 11 की तारीफ करी ताकि उसका ईगो हर्ट हो और वो ओशियन 11 को चुनौती दे। लामार्क उन्हें यह भी बताता है कि तुलूर हर कदम पर उन पर नजर रखेगा और उन्हें अंडा चुराने का एक शानदार नाटक करना होगा, जबकि असली अंडा वो पहले ही चुरा चुके होंगे। इसके बाद लामार्क उन्हें बताता है कि गोल्डन एग आज सुबह एक ट्रेन से ले जाया जाएगा। असल में ऐसा कई बार होता है कि जब कोई बहुत बेशकीमती चीज लेकर जा रहे होते हैं तब उसे हाई सिक्योरिटी से ना ले जाकर वहां उसका डुप्लीकेट रखते हैं और असली चीज किसी नॉर्मल सामान की तरह ही ले जाते हैं ताकि किसी को शक न हो। ऐसा ही कुछ गोल्डन एग के साथ भी हुआ था। तो असल में टीम ओशियन ने गोल्डन एग को रोम में आने और नाइट फॉक्स को उन्हें चुनौती देने से पहले ही चुरा लिया था। नाइट फॉक्स चुनौती देने के लिए वो अंडा ही चूज करेगा, इसका रीजन यही था कि उसे एक बार लामार्क ने भी चुराया था। और अब हम व्यूअर्स अंडे की रियल चोरी को देखते हैं कि जब सिक्योरिटी वैन डुप्लीकेट एग लेकर जा रही होती है तभी वहां एक दूसरा आदमी एक बैग में एग लेकर स्टेशन की तरफ जाता है जहां लायनस सेम बैग लेकर उसका पीछा करता है। वो आदमी ट्रेन में दो और सिविल ड्रेस में बैठे गार्ड्स के साथ बैठता है और उन्हीं के आसपास टीम ओशियन के लोग भी बैठे होते हैं। तभी सबका ध्यान भटकाने के लिए और अफरा तफरी मचाने के लिए डैनी और टर्क झगड़े का नाटक शुरू कर देते हैं और मौका मिलते ही लाइनस बैग बदल देता है। इस तरह से इतनी मुश्किल चोरी को उन्होंने कितनी आसानी से पूरा कर लिया। प्रेजेंट डे में नाइट फॉक्स ये सब सुनने के बाद उन्हें जाने को बोलता है। उसका घमंड अब टूट चुका होता है और उसने चुनौती के पैसे तो पहले ही लामार के पास जमा करा दिए होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रस्टी को इजाबेल के साथ एक जगह पर देखते हैं। रस्टी इजाबेल को उसके डैड से मिलवाने लाया था और यहाँ ओपन होता है मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट कि इजाबेल लामार्क की बेटी है और लामार्क ने ये पूरा प्लान इजाबेल से मिलने के लिए किया था। लामार्क जानता था कि ओशियन 11 में रस्टी है और सिर्फ रस्टी ही इजाबेल को उससे मिलवा सकता था। अगर लामार्क पहले ही इजाबेल से मिलता तो वो उसे अरेस्ट कर लेती क्योंकि तब वो एक डिटेक्टिव थी। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों लामार्क को दुनिया का सबसे महान चोर कहा जाता है, क्योंकि उसने बैठे बैठे ही इतनी बड़ी प्लानिंग कर दी और सालों पहले चुराया हुआ गोल्डन एग एक बार फिर से उसके पास भी वापस आ गया और उसे उसकी बेटी भी वापस मिल गई। लास्ट सीन में हम रूबेन को देखते हैं जो कि बेनेडिक्ट को सूट समेत सारे पैसों का चेक वापस करता है और यही रूम के बाहर हम नाइट फॉक्स को देखते हैं विच सजेस्ट कि मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। पर्सनली मुझे मूवी बहुत पसंद आई। अगर आगे भी आपको ऐसे ही हाइस्ट मूवीज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।